दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इन्फिनिटी के सिंबल को देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इसको नंबर क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर है ही नहीं। नंबर तो वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दरअसल इन्फिनिटी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है उन चीज़ों को बताने का जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह मैं आपको नेगेटिव नंबर दिखाता हूँ। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखो तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या आप -2 को अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं? नहीं ना, बट फिर भी नेगेटिव नंबर मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसी प्रकार अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखो तो रियल वर्ल्ड में परफेक्ट सर्किल या एक परफेक्ट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी इनको हम एरिया, एंगल्स और बाकी के रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने में यूज़ करते हैं। अब ये जो सारी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई, ये मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट नेचर को रिप्रेजेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं जो हमको इमेजिनरी से लगने लगे, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, वो केवल एक कॉन्सेप्ट हो या फिर एक आइडिया हो जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि लव, आप इसको देख नहीं सकते। फ्रीडम, आप उसको क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। ये सब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं। तो मतलब इमेजिनरी चीज़ें जो बिल्कुल हमारे माइंड के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जैसे फिजिक्स में डायमेंशंस, ये सब एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की शुरुआत एक्सियम्स के साथ होती है। एक्सियम्स को आप फंडामेंटल ट्रुथ समझ सकते हो जिनको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसको आप मैथमेटिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हो। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक का नेचर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट होता है। इन्हीं एक्सियम्स के द्वारा मैथमेटिशियंस मैथमेटिक्स में थ्योरम्स और बाकी के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। अपने एक्सियम्स के द्वारा मैथमेटिक्स अपना खुद का एक बिजार वर्ल्ड क्रिएट करता है। वही हमारी फिजिक्स केवल और केवल फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करती है। ये नेचर की ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, नेचर को समझने की कोशिश करती है, इन ऑब्जर्वेशन को रिफाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करती है। इनफैक्ट फिजिक्स के एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लाइक स्ट्रिंग थ्योरी भी अल्टीमेटली रियल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। बट अगर मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट है देन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिजिक्स इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट देन मैथमेटिक्स। और वो कैसे, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब साइंस के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अलावा, तो हम लोग देखते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ फ़िलासफ़ी होता है, फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ होते हैं, कुछ एनालॉजीज़ होती है। और ऑब्वियसली दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के अलावा उनमें हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, तो मैथमेटिक्स तो आती है उनमें, पर उनमें फ़िलासफ़ी और बहुत सारी एनालॉजीज़ जो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में देख रहे होते हैं, उनसे एनालॉजीज़ और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भरे हुए होते हैं। और उनसे हमको ये लगता है कि वो सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब है, बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। पर वहीं अगर देखा जाए मैथमेटिक्स के केस में, तो मैथमेटिक्स में बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग कोई फ़िलासफ़ी दे रहे हैं या कोई एनालॉजी दे रहे हैं। रियल लाइफ से हम लोग बहुत कम रिलेट कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि तब हम मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट बोलने लगते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लासेस में जाते हैं कि अगर 8 तक की मैथमेटिक्स देखें तो ठीक है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बट जैसे 9th-10th में जाते हैं तो लगता है कि डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें कम हो रही है मैथमेटिक्स में। 11th-12th में और कम हो जाती है, जिसमें हम लोग कैलकुलस आने लगता है। फिर जैसे हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं तो वो मैथमेटिक्स इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। घर में टेबल और चेयर रखी है, उनके बीच में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग डिस्टेंस अपने पैरों से नाप लेते हैं, तो डिस्टेंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम लोग मैथमेटिक्स में जाते हैं, पता चलता है यूजी में कि मैथमेटिशियन sin 2x और sin 2.5x के बीच में भी डिस्टेंस निकालते हैं। अब sin x, cos x या sin 2x, sin 2.5x, ये सब तो फंक्शंस है। और फंक्शंस का हमारे रोज़मर्रा की लाइफ से या फंक्शंस को हम लोग देख नहीं सकते कुछ, उनके बीच में डिस्टेंस निकाल के मैथमेटिशियन क्या कर रहे हैं। तो तब हमको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया और हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट है।
और इसलिए भी एब्स्ट्रैक्ट लगता है क्योंकि उस डिस्टेंस का हमारे लिए कोई सेंस नहीं है। पर उसी की इतर अगर हम लोग देखते हैं तो हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री या दूसरे और साइंस के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अलावा बहुत इंट्यूटिव लगते हैं। तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है साइंस का, तो मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? तो अगर ऐसे कोई सोचे कि अगर मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, साइंस का लैंग्वेज ही एब्स्ट्रैक्ट है, तो शायद साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर साइंस एब्स्ट्रैक्ट है तो साइंस ने फिर मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्टनेस को सपोर्ट करना चाहिए। या अगर मैथमेटिक्स की एब्स्ट्रैक्टनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैथमेटिक्स में जो कुछ भी एब्स्ट्रैक्टनेस लेके आई गई है दो फंक्शंस के बीच में, जैसे कि दो फंक्शंस के बीच में डिस्टेंस, ये यूजलेस चीज़ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हमने साइंस की लैंग्वेज में ज़बरदस्ती डाल रखा है। एक तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं ज़बरदस्ती नहीं है, वो यूज़फुल है और वो साइंस में यूज़फुल है, तो इसका मतलब है कि साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसी को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस की जो बात होती है, या इस डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल को छोड़ के दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल भी उसमें रिलेट होगा अभी। जैसे कि अगर अपन देखें कि हम लोग 11th-12th में वेक्टर्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, और हमारे पास वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ए वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसको हम एब्स्ट्रैक्टनेस बोलते हैं मैथमेटिक्स की, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं कि इसी वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें और इसी वेक्टर्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स, इनको छोड़ करके बाकी की प्रॉपर्टीज़ को देखें कि दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक वेक्टर में हम लोग किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। केवल हम लोग इतनी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं और किसी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे हमको वापस से वेक्टर मिलता है। अगर इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग अगर फोकस करते हैं तो ऐसा ही हम लोग डिफरेंट और जो सेट्स हैं, मतलब वेक्टर भी एक सेट है। सेट हम लोग का बोलते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ का कलेक्शन है, तो वेक्टर्स भी तो कलेक्शन है, ढेर सारे हमारे पास वेक्टर्स हैं, उसका कलेक्शन है, तो हम उसको वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग और भी फंक्शंस के हम लोग कलेक्शन ले लें, एक सेट बना ले, और उनमें हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग 11th-12th में जो वेक्टर्स पढ़े थे, वो वेक्टर्स एडिशन से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जिस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के ये वेक्टर्स भी, ये डिफरेंट सेट्स के एलिमेंट्स भी फॉलो करते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें फंक्शंस, साइन एक्स और कॉस एक्स वाले फंक्शंस करें, क्या हमको ऐड करने पर क्या हमको नया कंटिन्यूस, मान के चलते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस है, तो क्या दो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करने पे नया कंटिन्यूस फंक्शन मिलता है? तो हम लोग देखते हैं कि हाँ बिल्कुल मिलता है। और किसी कंटिन्यूस फंक्शन में स्केलर का मल्टीप्लाई करने पर हमको एक नया कंटिन्यूस फंक्शन मिल जाता है। तो ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट भी एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको भी वेक्टर स्पेस बोलते हैं। खैर वो 11th-12th में जो वेक्टर्स पढ़ा था हमने फिजिक्स में उससे अलग है, बट इसको भी हम लोग एक नया नाम दे दिया। वैसे हम लोग दे सकते थे कुछ और दूसरा नाम, जैसे वेक्टर की स्पेलिंग हम लोग VECTOR लिखते हैं, तो शायद हम उसकी स्पेलिंग ये लिख देते हैं WECTOR और ऐसा स्पेस बोल दें। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, मैथमेटिशियंस हमेशा करते हैं कि किसी भी सेट में, सेट जब भी होता है तो हम लोग हमेशा फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब हम लोग ऐसा फंक्शन डिफाइन करें कि जो 11th में जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ते थे फिजिक्स में, और वो जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है जिन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था, वैसा ही हम लोग कोई फंक्शन बना दे जो डॉट प्रोडक्ट जिस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता था उसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, और वो फंक्शन अब हम लोग लगा दे सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस में। तो हमारे पास हम जनरलाइज कर सकते हैं, और जो नया फंक्शन हम उसको डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और जनरली हम उसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ना बोल के। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। इसका मतलब अब हम दो कंटिन्यूस फंक्शंस के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कब निकालते थे? एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग दो कंटिन्यूस फंक्शंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। खैर अब दो कंटिन्यूस फंक्शंस के बीच में एंगल का क्या मीनिंग है? उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हम उसको सिंपली एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, बोल दिया, अच्छी बात है, पर उसका क्या यूज़ है? तो हम लोग देखते हैं हाँ इसका यूज़ है, इन एंगल्स और इन सब से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ है, और क्वांटम मैकेनिक्स में है। और पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शंस के इनर प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं,
उनके बीच में एंगल्स की चर्चा करते हैं, और ये सभी मैथमेटिकल जनरलाइजेशन है। तो हमने देखा कि जितना भी आप उसको मैथमेटिकल जनरलाइजेशन बोलो या मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्टनेस बोलो, वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हम उसको अपने नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए उन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचुरल साइंसेस या नेचर इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट देन मैथमेटिक्स, और इनफैक्ट मैथमेटिक्स तो हमारे ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। तो फिलोसॉफिकली भी अगर हम बोले तो जो हमारा क्रिएशन है, एटलीस्ट हम नेचर के एलिमेंट, और जो हमारा क्रिएशन वो नेचर से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है फिजिक्स से। ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है ना, हम मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल फंक्शंस को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि जैसे अब क्या डिस्टेंस साइन 2x और साइन 2.5x के बीच में डिस्टेंस है, अगर हम उसको विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, तो एक्चुअल में इसको विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप सोचे भी किसी, हम लोग कमरे में चलते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और हम लोग सोचते हैं साइन 2x साइन 2.5x, मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 है या कुछ भी डिस्टेंस है, तो नहीं, आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप ह्यूमन नहीं हैं या लेस ह्यूमन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक केवल फंक्शन है। वो मैथमेटिशियन ने उसको डिस्टेंस बोल दिया, उसको कुछ और नाम दे सकते थे, डिस्टेंस नाम दे सकते थे। मैं तो बोलता हूँ उनको दूसरा नाम देना चाहिए था, वो डिस्टेंस दे करके कंफ्यूज कर रहे हैं। उसका डिस्टेंस नाम इसलिए दिया क्योंकि वो जो डिस्टेंस फंक्शन सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए उसको डिस्टेंस फंक्शन बोल दिया। अदरवाइज वो लोग अगर दूसरा नाम दे देते तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं, तो हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते ही नहीं। ऐसे ही हम तरह तरह के एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देखना चाहते हैं। हम इन्फिनिटी को जानना चाहते हैं, हम पाई की मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं, हम इमेजिनरी नंबर को विजुलाइज करना चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमको केवल इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहिए, डेट्स इट। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम उनको विजुलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब उसको इमेजिनरी क्यों बोला? जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले आयोटा जो सिंबल है वो सिविल इंजीनियर ने यूज़ किया था। तो और एक प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो रेन डिकार्टे को अच्छा नहीं लगा, उसका ईगो हर्ट हो गया कि कैसे कोई इंजीनियर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ बता दे और कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो उसने बोला कि जो उस इंजीनियर ने बताया नंबर आयोटा वो इमेजिनरी है। तो तब से हम लोग इमेजिनरी बोल रहे हैं। बट अगर मैं इसका फिर से पूछूं कि इसका इंट्यूटिव मीनिंग, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, या इमेजिन नहीं कर सकते, इंट्यूशन नहीं दे सकते, तो मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एब्स्ट्रैक्ट लग रहे हैं तो आपको रियल नंबर भी एब्स्ट्रैक्ट लगना चाहिए। मैं पूछूं कि 2.5 का मीनिंग क्या है, या पाई का मीनिंग क्या है, या ई का मीनिंग क्या है, तो आप उसको भी नहीं बता सकते। तो प्रॉब्लम साइंस में नहीं, या साइंस एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे ऑलरेडी कुछ लिमिटेशंस है, और हमारे ऑलरेडी कुछ लिमिटेशंस है। और दूसरा ये कि हम लोग हर एक चीज़ हमने खुद मैथमेटिक्स या जितनी चीज़ें हमने इन्वेंट की है, तो हमने इन्वेंट कहाँ की? नेचर से देख देख के इन्वेंट की, हमारे एक्सपीरियंस से इन्वेंट की। तो जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग परसीव नहीं कर सकते, कि हम लोग नैनोमीटर के पार्टिकल साइज को देख नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब नैनोमीटर के पार्टिकल साइज को हम लोग देख नहीं सकते, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को परसीव करना भी हमारे लिए तकलीफ की बात है, अनलेस कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी तो हम ही बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कनेक्शन की बात करें तो फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स पर रिलाई करती है। मैथमेटिकल इक्वेशंस फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करती हैं और प्रिडिक्शन देती हैं कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क। तो भले ही फिजिक्स रियल वर्ल्ड पे बेस्ड हो, लेकिन वो मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट पावर को यूज़ करती है रियल वर्ल्ड को समझने में। इमेजिन कीजिए, फिजिक्स बिल्कुल केक बनाने के जैसा है। आपके पास सारे इंग्रेडिएंट हैं, बट मैथमेटिक्स एक रेसिपी की तरह है जो कि आपको ये बताती है कि कैसे आपको इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना है। तो भले ही रेसिपी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसका आउटकम हमको रियल फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन देता है। अब जैसे कि फिजिक्स में अब एब्स्ट्रैक्टनेस की बात बोले तो हमारे पास हर एक चीज़ सेंस बना रही है, पर हम लोग मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो साइन 2x और साइन 2.5x के बीच में हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का वहाँ कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया। बट अगर आप
पर उन सब चीज़ों को हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं और वो पूरी की पूरी चीज़ें हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं या फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं और वहाँ भी एज अ डिस्टेंस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो चीज़ नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। शायद हम हैं या हम में कोई कमी है या हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है, गॉड ने हमको उतनी स्किल्स नहीं दी कि हम लोग उन चीज़ों को एक्सप्लिसिटली देख पा रहे हैं। तो हमको वो चीज़ बिजार लग रही है और जितनी चीज़ बिजार लग रही है हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, बट नेचर के लिए वो बिजार नहीं है। और अगर हम लोग किसी चीज़ को बिजार बोल रहे हैं तो फिर नेचर भी बिजार है, और हम लोग मान रहे हैं कि हमारी एबिलिटीज़ नहीं है इसलिए हम वो बिजार है, तो फिर नेचर भी बिजार नहीं है और मैथमेटिक्स बिजार नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो फिजिक्स भी एब्स्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। अगर आप फिर मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं तो फिजिक्स भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो गाइज ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।